आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम कंटिजेंसी फंड पार्ट 2 के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने कंटिजेंसी फंड पार्ट 1 ये टॉपिक को नहीं सुना है तो पहले आप सबसे निवेदन है कि आप उसे अच्छी तरह से सुन ले, देख ले और फिर इस पार्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंटिजेंसी पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से हम कंटिजेंसी फंड का जो अमाउंट है उसको निकालते हैं, डिराइव करते हैं। तो वो हमारा लेसन नंबर 5 था। तो मिनिमम जो कंटिजेंसी फंड होना चाहिए मिनिमम वो 6 महीने का होना चाहिए। तो जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं उसमें उस पर्सन को 6,37,890 रुपए की जरूरत है। 6,37,890 रुपीज ये कंटिजेंसी फंड का अमाउंट है 6 महीने के लिए। अब कंटिजेंसी फंड क्यों क्रिएट करना है ये समझते हैं, क्योंकि अगर ये समझ नहीं है तो फिर आपके मन में यही सवाल होगा कि ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों नेसेसरी है। तो ये नेसेसरी इसलिए है, मान लो कि आपकी जो भी इनकम सोर्स है उसमें कोई रिस्क आता है, यानी आपकी अगर जॉब है किसी कारणवश वो चली जाती है तो फिर क्या होगा, आपका जो मंथली इनकम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मंथली इनकम स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो मंथली एक्सपेंसेस है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं वो तो चलते रहेंगे ना। जैसे एजुकेशन फी है, ग्रोसरी बिल है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, ये तो आपको लगने वाले हैं, ये नीड है। तो 6 महीने तक अगर आप कंटिजेंसी फंड को क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो 6 महीने तक आपको टेंशन नहीं रहता है और आपके कंटिजेंसी फंड फिर आप एक्टिवेट करते हो और फिर 6 महीने के लिए आपकी कंटिजेंसी फंड से आप हेल्प लेकर आपके जो खर्चे हैं उसको चलाते हो और 6 महीने के दौरान आप कुछ ऐसे एक्शंस लेते हो जिसके कारण आपकी जॉब फिर से शुरू हो जाती है और फिर आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो। तो जब आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो तो अब आपको क्या करना है कि कंटिजेंसी फंड से जो भी आपने यूज किया है उसको वापस क्रिएट करना है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कंटिजेंसी फंड का। तो अगर पर्सन इसको क्रिएट करता है तो फिर वो रिस्क फ्री हो जाता है। रिस्क फ्री यानी क्या कि अगर कुछ इशू आता है उसके इनकम में, बहुत बार क्या होता है, अभी जैसा कोरोना का इशू हो गया तो सैलरीज की बहुत सारी इश्यूज हो गए थे, यानी लोगों को 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने सैलरीज नहीं मिल रही थी। तो उस सिचुएशन में अगर आपने ये कंटिजेंसी फंड क्रिएट करके रखा होता तो वो आपको काम आता। तो इसीलिए फिर कोरोना जैसी स्थिति आगे भविष्य में आ सकती है, तो सिचुएशन कुछ भी आ सकती है। तो अगर आपका बैकअप प्लान क्रिएट करते हो आप हर सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पे फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है किसी के पर्सन के लाइफ में, किसी भी पर्सन के लाइफ में। तो हमें कंटिजेंसी फंड के ऊपर पहले फोकस करना है और उसे क्रिएट करना है। तो 6 महीने मिनिमम होता है और आप अपने कंफर्ट से आपको अगर बढ़ाना है, 1 साल का करना है, 2 साल का करना है, 3 साल का करना है, तो आपके ऊपर है वो, लेकिन कम से कम 6 महीने का होना जरूरी है। तो हम अब इस टॉपिक में क्या समझने वाले हैं कि इसको हम क्रिएट करेंगे कैसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू क्रिएट कंटिजेंसी फंड। तो हमारा जो मंथली इनकम है उसमें आपको पहले तो 20% कम से कम अमाउंट सेव करना शुरू करना है। इसे हम कहेंगे पे यूर सेल्फ फर्स्ट, यानी अपने आप को पे करो पहले। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, आदत वर्ष हम पहले दूसरों के बिल चुकता करते, जैसे हमारी सैलरी होती है हम दूसरों के बिल चुकता करने में लग जाते हैं, इसका बिल उसका बिल, और फिर आखिर में क्या होता है ना कि हमारे पास पैसे बचते नहीं। तो अभी जैसे ही आपकी सैलरी होती है, आपको पता है किस दिन होती है, तो आपको आपके उस बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस देने। 20% जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% किसी और दूसरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा।
तो मान लो एक पर्सन की इनकम है, फैमिली इनकम है 2 लाख, तो इसमें वो पर्सन है, उसकी वाइफ है, दोनों भी अगर जॉब में है या बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में है, तो ऐसे हम अभी एग्जाम्पल समझने के लिए कंसीडर करते हैं कि पर्सन की फैमिली इनकम 2 लाख है। तो फिर पे योर सेल्फ में क्या आएगा, 40,000 टू 20% ऑफ 2 लाख। तो ये पैसा आपको आपकी कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट करने में इस्तेमाल करना। तो क्रिएशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है पे यूर सेल्फ फर्स्ट। सो 20% आपको आपके मंथली इनकम से बचाना शुरू करना है। तो अगर आप ये वीडियो मंथ ऑफ मई एंड में सुन रहे हो, जैसे कि अभी मई का लास्ट वीक चल रहा है, तो जून महीने में जैसे ही आपका इनकम आएगा, जो भी मंथली इनकम आएगा, उसका 20% आपको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट दूसरे बैंक अकाउंट में, जहां से आपको कंटिंजेंसी फंड के लिए शुरुआत करनी है। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और ये आपको लेना पड़ेगा अगर आपको कंटिंजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो फिर धीरे धीरे जब आप वो 20% एक्यूमुलेट करते जाओगे तो एक पीरियड के बाद उस सेविंग्स अकाउंट में काफी सारे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपको फिर बाद में क्या करना है, जैसे ही 2 महीने होते हैं तो आपके पास 40 और 40 ऐसे कितने 80,000 रुपए आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर महीने 25,000 की एक एफडी क्रिएट करनी है हर महीने। तो आप डेट भी डिसाइड कर लो, या तो 1st ऑफ एवरी मंथ, या फिर 5 तारीख, या फिर 10 तारीख, या फिर 15 तारीख, या फिर 20 तारीख, या फिर 25 तारीख। तो इन 1 से लेके 25 तारीख तक 5-5 डे का गैप रख के आप कोई भी डेट आपका जो भी मनपसंद फिगर हो उसके हिसाब से आप चूज करके 25,000 एवरी मंथ, ये एफडी ईयरली रिन्यू होनी चाहिए और इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो 25,000 ही क्यों, क्योंकि अगर इमरजेंसी आ गई तो 25,000 ब्रेक करने में आसानी होती है। मतलब आपने 1 लाख की एफडी की और आपकी जरूरत है 25,000, तो आपको पूरी 1 लाख ब्रेक करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये 25,000 का एक फिगर है जो आप कंसीडर करके इसको बना सकते हैं। तो एक बैंक में फिर आपको कितने एफडीज करने हैं, 6 एफडीज करने हैं, 1.5 लाख के एफडीज करने हैं, 25,000 के 6 एफडीज करने हैं। यानी पहले मंथ में 25,000, दूसरे मंथ में 25,000, तीसरे मंथ में 25,000, इस तरह से लगातार 6 महीने आप 25,000 के एफडीज करते जाओगे। और उस बैंक अकाउंट में आपको ये जो 1.5 लाख की एफडीज है उसके 50% का कैश मेंटेन करना है, जो है 75,000। तो हर एक बैंक अकाउंट में, यानी उस बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे आपके, 2,25,000। यानी ये हो गया एक बैंक अकाउंट के साथ हिसाब। तो कंटिंजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए हम समझ रहे कि क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। तो आपको क्या करनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट में आपको 25,000 के 6 एफडीज बनाने हैं। और वो कैसे बनाने, 1 महीने में 1 एफडी। तो फिर क्या होगा, 3 महीने में आपका जो पहला क्रिएट किया हुआ एफडी है उसका इंटरेस्ट आना चालू होगा। फिर चौथे महीने में जो दूसरे महीने में एफडी क्रिएट किया है उसके पैसे आना चालू होंगे। तो इससे क्या होगा ना, जो एक बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि मंथली कुछ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि मंथली आपके अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट है ये आपके अकाउंट में ही सेव होते रहेगा। तो वो जो एक ट्रांजैक्शन कैरी करने का जो रिक्वायरमेंट है या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट है, तो इससे आपका वो भी जो दिक्कत है वो कवर हो जाता है। और वैसे भी हम 75,000 की कैश भी मेंटेन करने वाले हैं। तो हर बैंक अकाउंट में, यानी एक अकाउंट का हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो 2,25,000 के ऊपर उसके अंदर पैसे नहीं रखने, खाली 2,25,000 तक ही पैसे रखने हैं। ठीक है, तो हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कंटिंजेंसी फंड की क्रिएट करने की प्रोसेस क्या है।
तो अगर कंटिंजेंसी फंड आपको 6 महीने का करना है, तो जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसके लिए 6,37,890 रुपीज चाहिए। तो आपको कितने बैंक अकाउंट चाहिए? तो ये 6,37,890 रुपए डिवाइड करते हो आप 2,25,000 से, क्योंकि हमने देखा कि एक बैंक अकाउंट में आपको मैक्सिमम 2,25,000 ही रखने हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको राउंड करते हुए 3 बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट क्यों करने हैं, आपके मन में ये सवाल होता है। अभी देखो, बैंकों के साथ काफी सारी दिक्कतें आ रही है आज की तारीख में। यस बैंक का अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, तो जिन लोगों का बहुत सारा पैसा उसमें रखा था, तो निकालने के लिए तो पैनिक मोड में आ गए थे लोग कि कैसा होगा उनके पैसों के साथ। तो ये अगर सिचुएशन आपको अवॉइड करनी है भविष्य में, तो आपको इंश्योर करना है कि आप 2,25,000 के ऊपर किसी भी बैंक में अमाउंट नहीं रखने वाले। और इस तरह से आप अपनी कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट करने वाले हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो मेन सोर्स आपका 20% ऑफ योर इनकम, तो वो आपके कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट करने में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि किस तरह से आपको एक बैंक अकाउंट में केवल 2,25,000 के ही अमाउंट फंडिंग रखनी है, जिसमें 1.5 लाख की एफडीज होगी। तो मंथली आपको उसके ऊपर आज की तारीख में अगर 4 to 4.5% इंटरेस्ट रेट है, तो उसके ऊपर आपको अराउंड 600 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बैंक अकाउंट में आपको हर मंथ 600 रुपए मिल रहे हैं आपके कंटिंजेंसी फंड के ऊपर, यानी 2,25,000 के ऊपर। तो 3 बैंक है, तो उसके हिसाब से आपको कितने 6 3 18, तो 1,800 रुपए आपके मंथली पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगा आपके कंटिंजेंसी फंड के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने कंटिंजेंसी फंड को प्लान कर सकते हैं। तो क्रिएशन ऑफ कंटिंजेंसी फंड इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वेल्थ क्रिएशन। तो अगर वेल्थ क्रिएशन आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको भविष्य के लिए अच्छी खासी वेल्थ जमा करनी है, तो उसे क्रिएट करने के लिए कंटिंजेंसी फंड का क्रिएट करना ये फर्स्ट स्टेप होती है। और ये हमेशा ध्यान में रखो, इस फंड को आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हो। तो इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है? मेडिकल सिचुएशन हो सकती है कि आपके फैमिली को कुछ मेडिकल सिचुएशन हो गई है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप इस कंटिंजेंसी फंड से इस्तेमाल करो। या फिर आपकी जॉब में दिक्कत हो जाती है, आप किसी कारण आपकी जॉब चली जाती है, या बिजनेस में कुछ इश्यू आ जाता है, या प्रोफेशन में कुछ इश्यू आ जाता है, जिसके कारण आपकी मंथली इनकम पे असर होना शुरू होता है, तब उस सिचुएशन में ही आपको इस कंटिंजेंसी फंड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है यानी इस्तेमाल करना है, वरना इन जो भी 2-3 बैंक अकाउंट आपके नीड के हिसाब से, आपके कंटिंजेंसी फंड के हिसाब से, अगर आप 6 महीना करते हो तो आपके 3 बैंक अकाउंट हो जाते हैं। आप अगर 1 साल का करते हो तो आपके ऑब्वियसली 6 बैंक अकाउंट हो जाएंगे। तो 6 बैंक अकाउंट, फिर आप 3 बैंक अकाउंट अपने नाम पे क्रिएट करें और 3 बैंक अकाउंट अपने वाइफ के नाम पे क्रिएट करिए। तो इस तरह से आप स्प्लिट करके भी इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये फिर फैमिली का कंटिंजेंसी फंड होता है। तो फैमिली का फंड होता है तो फिर हस्बैंड वाइफ एक टीम बनकर इसको मैनेज करना है। तो इस तरह से आप कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट करने वाले, और इसका इस्तेमाल हमेशा इमरजेंसी में ही करना है, वरना इसको टच नहीं करना है। तो समरी में देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया आज, कि हमेशा कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए आपको आपकी इनकम में से 20% की जो अमाउंट है बाजू में निकालनी है, और आपको हर बैंक अकाउंट के साथ केवल 2,25,000 की अमाउंट मेंटेन कर ली है, जिसमें 25,000 के 6 एफडीज और 75,000 का कैश बैलेंस। तो इस तरह से 2,25,000 का अमाउंट हर बैंक अकाउंट के साथ आपको मेंटेन करना है। और इतने सारे बैंक अकाउंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि किसी भी बैंक के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप
एक ही बैंक में सब रख दोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए फिर हम डाइवर्सिफाई करके अपने नीड के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अभी किसी पर्सन को 6 महीने का कंटिजेंसी फंड सफिशिएंट लगेगा, किसी पर्सन को 12 महीने का चाहिए, 1 साल का चाहिए, किसी को 2 साल का चाहिए, किसी को 3 साल का चाहिए। तो आप जिस तरह से रिस्क डिफाइन करना चाहते हो आपके लिए, आप उस हिसाब से ये करना है। लेकिन 2,25,000 के ऊपर किसी भी बैंक के अंदर पैसे नहीं रखने हैं हमें। तो ये समझ के साथ आपको कंटिजेंसी फंड को क्रिएट करना है। और कंटिजेंसी फंड एक्टिवेट कब होगा? ये एक्टिवेट तभी होगा जब आपके साथ कुछ इमरजेंसी हो जाएंगे। तो इमरजेंसी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर आपके जॉब के रिलेटेड कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो तभी इस फंड को एक्टिवेट करना है। वरना इस फंड को इसी तरह से आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सब ने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।